ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व में मानव अधिवास के बारे में, मानव बस्ती के बारे में, और कल हमने मानव बस्ती के अर्थ के बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिवास के वर्गीकरण के बारे में, यानी मानव के अधिवास को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। इस आधार पर हम सबसे पहले बात करें प्राकृतिक दशाओं एवं आधारभूत कार्यों के आधार पर। प्राकृतिक दशाओं, वहां की प्राकृतिक दशाएं कैसी है, और आधारभूत कार्यों के आधार पर उन अधिवासों में रहने वाले लोगों का आधारभूत कार्य क्या है, यानी उनके द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां की जा रही है वो कौन सी है। उस आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। देखिए, बात करते हैं ग्रामीण अधिवास किसे कहेंगे और नगरीय अधिवास किसे कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन बस्तियों के लोग कृषि व पशुपालन जैसे कार्यों से जुड़े होते हैं उन्हें ग्रामीण अधिवास कहते हैं। देखिए, व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है। उन आर्थिक गतिविधियों में जो लोग कृषि या पशुपालन जैसे कार्य से जुड़े होंगे उन लोगों के अधिवासों को ग्रामीण अधिवास कहा जाएगा। हमने संक्षिप्त रूप में व्यवसाय के बारे में चर्चा की थी। 5 प्रकार के व्यवसाय हमने पढ़े थे, उनके नाम के बारे में और उनके तहत किए जाने वाले कार्यों के बारे में हमने चर्चा की। तो अगर इस ग्रामीण अधिवास का अर्थ उस व्यवसाय के अकॉर्डिंग बात करें तो कह सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के अधिवास को ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। यानी प्राथमिक व्यवसाय वो ही व्यवसाय होंगे जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि हो सकती है, जैसे पशुपालन हो सकता है, खनन हो सकता है, या यूं कहें आखेट हो सकता है, भोजन संग्रहण करना हो सकता है। इन कार्यों से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन लोगों का जो अधिवास होगा वो अधिवास ग्रामीण अधिवास कहलाएगा। और ठीक विपरीत अगर नगरीय अधिवास की बात करें तो इसी परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि जिन बस्तियों के लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम व्यवसायों से जुड़े होते हैं उन लोगों के अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं। जिन बस्तियों के लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम व्यवसायों से जुड़े होते हैं उन लोगों के अधिवासों को नगरीय अधिवास कहा जाता है। या जिस प्रकार हमने कृषि और पशुपालन की चर्चा की तो यहां हम उन कार्यों को जोड़ें तो हम कह सकते हैं विनिर्माण कार्यों से जुड़े हुए लोग, उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग, विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा परिवहन, संचार, चिकित्सा, बीमा, इनसे जुड़े हुए लोग, या निर्णयकर्ता, अनुसंधानकर्ता, ये जो लोग होंगे इनके जो अधिवास होंगे वो नगरीय अधिवास कहलाएंगे। तो प्राकृतिक दशाओं एवं आधारभूत कार्यों के आधार पर 2 प्रकार के अधिवासों के प्रकार हैं। प्रथम ग्रामीण अधिवास, द्वितीय नगरीय अधिवास। जो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े लोग होंगे उनका अधिवास ग्रामीण अधिवास कहलाएगा, और जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से जुड़े होंगे उन लोगों का अधिवास नगरीय अधिवास कहलाएगा। अब यदि इससे आगे हम बात करें कि आकार के आधार पर मानव अधिवास किस प्रकार के हो सकते हैं तो हम यूं कहें आकार के आधार पर, यानी उन अधिवासों की आकार जो है, उन बस्तियों का जो आकार है उस आकार के आधार पर कितने प्रकार के व्यवसाय होंगे। तो हम सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा अधिवास जो होगा नंबर 1 पर पल्ली अधिवास। मानव अधिवास का सबसे छोटा रूप है, इसे पूर्वा अधिवास भी कहा जाता है। पूर्वा अधिवास।
देखिए, पल्ली अधिवास या पूर्व अधिवास मानव अधिवास का सबसे छोटा रूप, याद रखेंगे हम इसे, मानव अधिवास का सबसे छोटा रूप। अब कैसा होता होगा ये? हम ये कह सकते हैं कि जो लोग अपने मकान बनाते हैं और उनके मकान आपस में एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं, पास पास नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वो पल्ली अधिवास या पूर्व अधिवास की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम अपने जीवन में समझने की दृष्टि से कहें कि हम कृषि कार्यों के लिए जब हमारे क्षेत्र के लोग अपने खेत में अपने कुओं पर रहते हैं तो वो खेत में या कुएं पर अपना मकान बना लेते हैं। ऐसे जो मकान होंगे, दो चार भाइयों ने मिलकर मकान बनाया, उसको हम छोटी सी ढाणी का रूप देते हैं। बस वो ढाणी ही पल्ली अधिवास या पूर्व अधिवास है। तो हम कह सकते हैं अधिवासों का सबसे छोटा रूप पल्ली अधिवास कहलाता है, जो हमारी दैनिक समझ के हिसाब से ढाणी जो होती है उसी को कहा जाता है। और जब पल्ली अधिवास से थोड़ा सा आगे बढ़े, इससे बड़े की बात करें तो उसे कहेंगे नंबर 2 पर गांव। पल्ली अधिवास से बड़ा जो मानव अधिवास होगा वो कहलाएगा गांव। अब गांव क्या है? गांव में बहुत सारे लोग कृषि और पशुपालन करने के लिए एक साथ रहते हैं, यानी कृषि और पशुपालन करने के लिए लोगों का एक साथ समूह जिस क्षेत्र में जहां निवास करेगा अपने मकान बनाकर, वो मानव अधिवास के तहत गांव कहलाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं यहां लगभग 500 से 1000 के आसपास की जनसंख्या होती है। 500 से 1000 के आसपास जनसंख्या होती है और कृषि और पशुपालन करने के लिए यह लोग एक साथ रहते हैं। इसे हम गांव के रूप में जानते हैं, इसे हम गांव के रूप में जानते हैं। गांव से आगे बात करें तो इसके गांव का थोड़ा सा बड़ा रूप जिसे हम कहेंगे कस्बा। देखिए, कस्बा जो होगा वो गांव का बड़ा रूप होगा तो शहर का छोटा रूप होगा, यानी इसमें गांव व शहर दोनों के तत्व होंगे। गांव और शहर दोनों के तत्व होंगे, यानी ना तो ये गांव है और ना ये शहर है, दोनों के बीच का जो भाग होगा वो हिस्सा, वो क्षेत्र कहलाएगा कस्बा। तो हम यहां कह सकते हैं इस क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से 50,000 तक हो सकती है। 1000 से 50,000 तक इसकी जनसंख्या हो सकती है, जो गांव का बड़ा रूप है। देखिए, छोटे से शुरुआत कर रहे हैं हम। सबसे पहले पल्ली की बात की, उसके बाद उससे बड़ा गांव हुआ और उससे बड़ा कस्बा हुआ। ये तीनों जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां हम गांव के स्तर की बात कर रहे हैं। अब जब इनसे आगे बढ़ेंगे तो वो जो रूप होगा वो हो जाएगा नगरीय क्षेत्रों के अधिवास। ये तो यहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवास की बात की आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर शहरी क्षेत्रों के अधिवास कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहां हम कहें नगरीय क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र में। इसी क्रम को हम लगातार रखते हैं। कस्बे से बड़ा, यहां सबसे पहले सबसे छोटे की बात की पल्ली, पल्ली से बड़ा गांव, गांव से बड़ा कस्बा। अब कस्बे से बड़े की बात करेंगे नंबर 4 पर, तो वो होगा नगर। कौन सा होगा? नगर। अब देखिए नगर की विशेषताएं क्या होगी, किस आधार पर किसी स्थान को नगर कह सकते हैं? तो हम कहेंगे 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या, यानी जिस स्थान की जनसंख्या कम से कम 1 लाख और अधिकतम 10 लाख होगी। साथ ही साथ एक शर्त और है, जहां 50% से अधिक
50% से अधिक लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। देखिए, गैर कृषि कार्य कौन से हुए? कृषि के अलावा जितने भी कार्य, हम व्यवसायों की दृष्टि से बात करें, कृषि को हमने प्राथमिक व्यवसाय में लिया था, तो प्राथमिक व्यवसाय के बाद द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, इन व्यवसायों से 50% से अधिक जनसंख्या जुड़ी होगी। यानी 1 लाख से 10 लाख तक की वहां जनसंख्या होगी, साथ ही साथ 50% से ज्यादा लोग गैर कृषि कार्यों से जुड़े होंगे। उस मानव अधिवास को कहेंगे नगर। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे बीकानेर, राजस्थान का एक जिला है बीकानेर, ये इसका उदाहरण हो सकता है। तो लगातार क्रम से हम बढ़ रहे हैं। सबसे छोटा पल्ली था, उससे बड़े की बात की तो गांव हुआ, उससे बड़ा कस्बा हुआ और उससे बड़ा नगर हुआ। अब यदि बात करें नगर से बड़ा, तो नगर से बड़ा हो सकता है नंबर 5 महानगर। देखिए, महानगर क्या होगा? ऐसा क्षेत्र जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला मानव अधिवास महानगर कहलाएगा। इस महानगर को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। मेट्रो सिटी भी कहते हैं। आपको इनकी जनसंख्या के आधार पर इनका विवरण याद रखना है कि किस प्रकार जनसंख्या के आधार पर हम इन्हें आकार के हिसाब से मानव अधिवासों को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो मानव अधिवास होंगे, जिन्हें मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, वो महानगर कहलाते हैं। और ये जितने भी महानगर होंगे, यह शैक्षिक, प्रशासनिक या व्यापारिक गतिविधि के केंद्र होते हैं। गतिविधियों के केंद्र होते हैं, यानी ये गतिविधियां इनमें संचालित होती है। शैक्षिक, प्रशासनिक, व्यापारिक गतिविधियां वहां मुख्य रूप से संचालित होते हैं। तो जैसे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे कोटा, जयपुर, जोधपुर। कोटा हमारा शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जयपुर हमारा प्रशासनिक स्थल है, और जोधपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर को हम महानगर की श्रेणी में लेते हैं। इससे आगे बात करें, महानगर से बड़ा कौन सा मानव अधिवास होगा? तो महानगर से बड़ा मानव अधिवास होगा सन्नगर। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण छोटा प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, सन्नगर किसे कहते हैं, या यूं कहें सन्नगर नाम किसने दिया। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक पर हम बात करें कि ये सन्नगर नाम किसने दिया है, तो हम कहेंगे 1915 में पैट्रिक गिडीज, पैट्रिक गिडीज ने इस शब्द को विश्व पटल पर रखा था, सबसे पहले इसका यूज किया था। ये क्या है? अलग अलग नगरों से, विभिन्न नगरों से आपस में जुड़ने से जो नगर बनता है, जो शहर बनता है, वो सन्नगर कहलाता है। यानी एक नगर से सटा हुआ अगर कोई दूसरा नगर होता है, तो उन दोनों नगरों के मिलने से सन्नगर का निर्माण होता है।
देखिए हम उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं कि ये कैसा हो सकता है। हम कह सकते हैं अलग अलग नगरों से मिलकर बना, अलग अलग नगरों से मिलकर बना। कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं? जैसे दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव। और इसी का एक उदाहरण और हो सकता है दिल्ली नोएडा। उत्तर प्रदेश का एक नगर है नोएडा और हमारी राजधानी दिल्ली, ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, एक ही नगर के रूप में हमें प्रदर्शित होते हैं, हमें नजर आते हैं, इसलिए दिल्ली और नोएडा को सामूहिक रूप में सन नगर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार दिल्ली और गुड़गांव को भी दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए दोनों को सामूहिक रूप में सन नगर कहा जाता है। तो जब दो बड़े बड़े शहर आपस में सटे होंगे, आपस में मिले होंगे और उनको सन नगर कहा जाएगा। इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द को विश्व पटल पर 1915 में पैट्रिक गिडीज ने रखा था। देखिए फिर आगे बात करें, क्रम से बढ़ते हुए हमने महानगर के बारे में बात की, महानगर से बड़ा सन नगर हुआ। अब सन नगर से बड़े के बारे में बात करें कि सन नगर से बड़ी मानव बस्ती कौन सी होती है। सन नगर से बड़ी मानव बस्ती को मैं यहां लिख रहा हूं, आप अच्छे से समझें इसको। सन नगर से जो बड़ी बस्ती होगी उसे हम कहेंगे वृहद नगर। नंबर 7 पर वृहद नगर। इस वृहद नगर को अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहते हैं, मेगालोपोलिस। ये यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं कि परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया। तो हमें याद रखना है मेगालोपोलिस जो शब्द है वो जीन गॉटमैन ने दिया था, जीन गॉटमैन। इन्होंने इस शब्द को विश्व के समक्ष रखा था मेगालोपोलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं वृहद नगर, यानी बहुत बड़ा नगर। अब बहुत बड़ा नगर कितना बड़ा नगर हो सकता है? तो हम कह सकते हैं 50 लाख से अधिक जनसंख्या, यानी जिस नगर की, जिस मानव बस्ती की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा होगी उसे वृहद नगर या मेगालोपोलिस कहा जाएगा। इसका एक नाम और है, इसे हम विश्व नगरी भी कहते हैं, विश्व नगरी। तो मेगालोपोलिस, वृहद नगर और विश्व नगरी, 3 नाम इसके हो गए। और याद रखें 50 लाख से अधिक जनसंख्या यहां पाई जाती है। यह मानव अधिवास की सबसे बड़ी बस्ती है। देखिए मानव अधिवास की सबसे छोटी बस्ती की अभी हमने बात की, पल्ली, सबसे छोटी बस्ती, सबसे छोटा रूप। और वृहद नगर जो होगा वो मानव अधिवास का सबसे बड़ा रूप होगा, सबसे बड़ा रूप। कौन सा? वृहद नगर, मेगालोपोलिस, या यूं कहें विश्व नगरी। अब अगर इसके उदाहरण पर बात करें, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। पहले चेन्नई कहते थे, अब इसका नाम हो गया चेन्नई। तो अब वृहद नगर के उदाहरण के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। आपको याद रखना है वृहद नगर को मेगालोपोलिस भी कहेंगे, विश्व नगरी भी कहेंगे। इस शब्द की उत्पत्ति जीन गॉटमैन ने दी। मानव अधिवास का सबसे बड़ा रूप होता है जहां की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा होती है। तो आज हमने मानव अधिवास के तहत मानव अधिवासों के वर्गीकरण पर बात की है। प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर 2 प्रकार के पड़े, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास।
ठीक इसी प्रकार आकार के आधार पर जब बात की तो पल्ली बस्ती, गांव और कस्बा जो तीनों ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और नगरीय क्षेत्र में नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर, ये 4 भाग नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनकी जनसंख्या कितनी होती है, इनके उदाहरण कितने हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। आप अपनी कॉपी में इन नगरों के नाम लिखकर, इन प्रकारों के नाम लिखकर इनमें जनसंख्या कितनी होनी चाहिए वो, साथ ही साथ इसके विभिन्न नाम और इसके साथ इनके एक एक दो उदाहरण अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार करेंगे और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।